Okay, so here we go. CBSE 12th क्लास के लिए लास्ट लेक्चर हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा है, राइट? लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने ये सीखा कि जो पार्टनरशिप डीड है, जिसको हम बोलते हैं कि पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट में अगर हम कोई चेंजेस लेके आते हैं तो हम इसे रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन होने की वजह से होता क्या है, पुराना एग्रीमेंट एंड हो जाता है, नया एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आ जाता है और वो फर्म कंटिन्यू करती है। रिकॉन्स्टिट्यूशन में सारे चेंजेस कवर्ड है, any changes between the partners if they are happening or they are going on, तो हम कहेंगे कि यार अब जो पुराना रिलेशन है वो खत्म, एक नई शुरुआत हम करने वाले हैं। हमारा फोकस इन अकाउंट्स सिर्फ उन रिकॉन्स्टिट्यूशन पे है या उन चेंजेस पे है जिसमें हमें अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, हमें अपने रिकॉर्ड्स में अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। हमारे रिकॉर्ड में अमेंडमेंट कब होता है? जब एग्जिस्टिंग पार्टनर, कोई ना पार्टनर नया आ रहा है ना जा रहा है, जितने पार्टनर पहले थे फर्म में उतने ही पार्टनर है, बस उन्होंने अपना पीएसआर बदल लिया। पीएसआर बदल लिया मतलब जो प्रॉफिट का रिलेशन था आपस में कि कौन कितना प्रॉफिट रखेगा, कौन कितना हिस्सा रखेगा, उसे बदल दिया। तो अकाउंटिंग चेंजेस होंगे और इसे हम रिकॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर करेंगे। जब कोई नया पार्टनर एंटर होता है, यहां भी हम रिकॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर करेंगे। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है उसे भी रिकॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर करेंगे। अगर पार्टनर की डेथ होती है उसे भी रिकॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर करेंगे। ये हमारे आगे आने वाले चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6। ठीक है। एक और रिकॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें अकाउंटिंग इंपैक्ट आते हैं बुक्स पे, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। वो है जब दो या दो से ज्यादा फर्म मिलकर अमलगमेट करती हैं तो उसे भी रिकॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है और उसमें भी अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं। इस इवेंट की, इस रिकॉन्स्टिट्यूशन की अकाउंटिंग एंट्रीज होंगी, राइट? हमारे सिलेबस में एक चैप्टर है जो यहाँ रिकॉन्स्टिट्यूशन में हम नहीं पढ़ रहे हैं, वो लास्ट चैप्टर है जिसका नाम डिसोल्यूशन है। उसे रिकॉन्स्टिट्यूशन इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि फर्म का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है। डिसोल्यूशन का मतलब ये है। तो पार्टनर्स के बीच में रिलेशन खत्म होता है बट नया रिलेशन एग्जिस्टेंस में नहीं आता, इसलिए वो रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। आई होप यहां तक क्लियर है। ये पिछले लेक्चर का मैं जस्ट एक दिमाग में फिर से सेटअप कर रहा हूं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और जब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा यही पार्ट हम फॉलो करेंगे। जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा एक बात पक्की है कि पीएसआर बदलेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डेफिनेटली चेंज आने वाला है। जो रिकॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो अकाउंटिंग पे इंपैक्ट डालते हैं, जो इवेंट्स की, जिन इवेंट्स की वजह से हमें अकाउंटिंग करनी है उसमें पीएसआर चेंज होगा ही होगा। आई होप मेरी बात समझ में आई। पीएसआर चेंज होने का क्या मतलब है? एक पार्टनर्स का न्यू शेयर होगा, एक पार्टनर्स का ओल्ड शेयर होगा। तो जब हम न्यू को ओल्ड से कंपेयर करेंगे तो कोई पार्टनर है जो प्रॉफिट शेयर गेन कर रहा होगा और कोई पार्टनर है जो प्रॉफिट शेयर लूज कर रहा होगा। आई होप आई एम क्लियर। तो जो ये प्रॉफिट शेयर गेन करने वाला पार्टनर है वो गेनिंग पार्टनर कहलाएगा, जो सेक्रीफाइस करने वाला है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कहलाएगा। और ये गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशो बहुत काम के हैं। जितने भी टॉपिक्स हम आगे पढ़ने वाले हैं सबके लिए गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, इनसे सॉल्यूशन होने वाले हैं। इस इवेंट में, कौन सा इवेंट है ये? रिकॉन्स्टिट्यूशन इवेंट में हमें रिकॉर्डिंग करनी है, उसके लिए हमें गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशो की जरूरत डेफिनेटली पड़ेगी, हर बार पड़ेगी। जितने टाइप हमने पढ़े, एवरी टाइम वी नीड टू कैलकुलेट गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। मैं आगे, इसके आगे नहीं जा रहा क्योंकि इसी पॉइंट को मैं फर्दर आगे लेके जा रहा हूं कि आखिर ये गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकाले जाएंगे। इस पे हमारा लेक्चर नंबर 2 है। तो मैंने फ्लो मेंटेन कर दिया कि आखिर हम क्यों पढ़ रहे हैं इसे। ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:1। ये इनका ओल्ड पीएसआर है। इसमें उनका पुराना रिलेशनशिप है कि प्रॉफिट शेयर करने का रिलेशनशिप कैसा था, 5:1 एबीसी के बीच में। 5:1 मतलब समझ गए ना, 5/10, 4/10 एंड 1/10, इतनी हिस्सेदारी वो लोग मेंटेन करते हैं। कैलकुलेट न्यू पीएसआर सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। हमसे वो क्या क्या कैलकुलेट करवाना चाह रहा है? एक तो वो न्यू पीएसआर कैलकुलेट करवाना चाह रहा है और हमसे कह रहा है गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो भी निकाल के बताओ। मैं
इस तरह के एग्जांपल्स लूंगा जिसमें सभी तरह के क्वेश्चंस तुमसे सॉल्व हो जाएंगे बाद में। ठीक है, तो एक ही एग्जांपल ऐसा लेने वाला हूँ जिसमें बाकी के क्वेश्चंस भी कवर कर कर सकते हो बहुत आसानी से। देखो, जब भी ओल्ड रेशो, न्यू रेशो और गेनिंग सेक्रीफाइसिंग का रिलेशन निकालना है तो एक वर्किंग नोट कैलकुलेट करो, एक वर्किंग नोट प्रिपेयर करो, और वर्किंग नोट का फॉर्मेट ऐसा रखो: पर्टिकुलर, ए, बी, सी और टोटल। ये कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल। अगर कंसेप्चुअली तुम एक बार इसको सॉर्ट आउट करना सीख गए तो तुम कभी गलती नहीं करोगे। शॉर्टकट नहीं लगाना। कभी कभी ऐसा होता है कि आंसर हमें बहुत जल्दी से पता चल रहा है, बट शुरुआत में, बाद में जब इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तुम इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे, एग्जाम में यू कैन सेव योर टाइम। लेकिन शुरुआत में कंसेप्चुअल नॉलेज को धीरे धीरे गेन करो। धीरे धीरे का मतलब क्या है? धीरे धीरे का मतलब स्पीड स्लो नहीं है। धीरे धीरे का मतलब है कि कोई स्टेप स्किप मत करो। गो थ्रू ऑल द स्टेप्स, एटलीस्ट फॉर फ्यू क्वेश्चंस इनिशियली। तो पर्टिकुलर, एबीसी, टोटल। हमें उसने ओल्ड रेशो दे रखा है। मैं सबसे पहले लिख लेता हूं ओल्ड रेशो। जो गिवन है वो उसको पहले लिख लिया करो। पार्टनर्स का ओल्ड रेशो क्या है? 5:1। 5:1 को 5/10, 4/10, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं ताकि कैलकुलेशन आसानी से दिख सके। 5/10, 4/10, 1/10। अगर मैं इनका टोटल करूं तो 541, दैट इज 10/10। इस चीज को कंसेप्चुअली अच्छे से समझना कि मेरा टोटल रेशो 1 है, फर्म का 100% रेशो है ना, उसमें से बट रहा है। 5/10 इसको जा रहा है, 4/10 इसको जा रहा है, 1/10 इसको जा रहा है। सिंपल बोलूं तो 50%, 40%, 10% चल रहा है। परसेंटेज की भाषा में बोलो या फ्रैक्शन में बोलो या डेसिमल में बोलो, एक ही बात होती है। ये तीन सिर्फ डेटा दिखाने के तरीके हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता इनमें। तो मेरा टोटल रेशो 1 है, 10/10, जो वेरीफाई हो रहा है। और जब आप फाइनली न्यू रेशो निकालोगे तो वो भी वेरीफाई होना चाहिए 1 से, अदरवाइज कोई सिली मिस्टेक हो जाएगी। शुरुआत में गो स्लो। आगे चलते हैं। ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो में अब हमें हमसे वो चाहता है कि भाई न्यू रेशो निकाल दो। न्यू रेशो वो हमसे पूछ रहा है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा? गेनिंग सेक्रीफाइसिंग भी पूछ रहा है। और जो इंफॉर्मेशन है वो ये दी है, एज पर न्यू एग्रीमेंट, जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ उसमें ये डिसाइड हुआ, सी एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम ए। सी जो है 1/5 शेयर एक्वायर कर लेगा ए से। अगर ए से 1/5 शेयर एक्वायर करना है सी को, मतलब बी का तो कोई रोल ही नहीं है, बिल्कुल बी का कोई रोल नहीं है। तो यहां पे जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो है सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग की, और हम रिजल्ट में निकालेंगे न्यू रेशो। सेक्रीफाइसिंग को मैं, ध्यान से देखना, हमेशा नेगेटिव कंसिडर करूंगा। इतना रेशो रिड्यूस हो रहा है और न्यू रेशो निकल जाएगा। फिर से पढ़ लो, किसने किसको दिया? सी एक्वायर्स 1/5 शेयर। जैसा जैसा बोल रहा है वैसे करते जाओ। सी एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम ए। ए ए जो है वो 1/5 शेयर देने वाला है और सी को ये 1/5 शेयर मिलने वाला है। तो जो देने वाला है उसका रेशो तो कम हो जाएगा ना, वो अपना हिस्सा दे रहा है और इसे गेन हो जाएगा सी को। बी ने कोई रोल प्ले नहीं किया। सो लेट्स सी न्यू रेशो क्या बनने चाहिए। देखो, इसमें मैं एक सिंप्लिसिटी से काम करता हूं कि एलसीएम वेलसीएम की जगह सीधे सीधे डिनोमिनेटर सेम कर दो। अगर यहाँ का डिनोमिनेटर 10 है और नीचे का हम बना सकते हैं कुछ करके, तो बना दो। जैसे मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो ये डिनोमिनेटर सेम हो गया, पर अगर मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 किया है, डिवाइड बाय 2 किया है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा। मतलब मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पे सेम ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। इससे होता क्या है, अगर मैं अभी 2 से 2 कैंसिल कर दूं, ये कैंसिल कर दूं, तो 1/5 तो 1/5 ही बचेगा ना। तो मेरे इस एक्टिविटी से कोई असर नहीं पड़ा पुराने रेशो को। रेशो रिमेन्स द सेम, 1/5। पर फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ, ये भी 10, ये भी 10। अगर ये दोनों 10 है तो इनको मुझे डिनोमिनेटर को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, मेरा सीधा कंपैरिजन हो जाएगा 5 और 2 से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
5 माइनस 2, तो नया रेशियो इसका कितना बचेगा? 3/10। सेम थिंग हियर, इससे गेन हुआ है, डिनोमिनेटर सेम कर रहा हूं, इंटू 2 कर रहा हूं, तो ऊपर भी इंटू 2 करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में इंटू 2 किया है। अगेन न्यूमरेटर को ही देखो, अब तुम्हें डिनोमिनेटर से कोई मतलब ही नहीं, वो तो सेम हो गए, 1 एंड 2 ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3/10। 3/10 इसका, 3/10 इसका, यहां पे कोई चेंज नहीं आया, 4/10 का कंटिन्यू रह गया 4/10, तो 4/10 एज इट इज कंटिन्यू रह गया है, क्योंकि जो एग्रीमेंट हुआ था वो यही हुआ था कि ए सेक्रीफाइस करेगा, सी गेन करेगा। अब जो मैं तुम्हें टेस्ट करने के लिए बोल रहा था, टेस्ट कर लो, 3/10, 4/10 और 3/10, अभी भी ये हमारा 10/10 ही है, 100% से 100% मैच हो गया, ओल्ड और न्यू। गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग कभी भी वन नहीं होंगे, जितना एक व्यक्ति गेन करेगा उतना ही दूसरा सेक्रीफाइस करेगा। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। सी ने जितना गेन किया उतना ए ने सेक्रीफाइस किया। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। आगे चलते हैं। केस नंबर 2 देखते हैं। इस आंसर में एक पार्ट और लिख लो, गेन ऑफ सी इक्वल्स टू 1/5 एंड सेक्रीफाइस ऑफ ए इक्वल्स टू 1/5। ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा न्यू रेशियो। तो जो दो क्वेश्चन में आंसर उसने पूछे थे कि आप हमें सेक्रीफाइस और गेन निकाल के दिखाओ, तो सेक्रीफाइस और गेन भी बता दिया और न्यू रेशियो भी बता दिया, दोनों आंसर हो गए। न्यू रेशियो को हम कैसे दिखा देते हैं? न्यू रेशियो इक्वल्स टू 3/4 ना, 3:4:3, जिसको जब भी हम ओपन करेंगे तो ये 3/10, 4/10, 3/10 ही बनेगा। तो ये दोनों आंसर हो गए, ये पहला, ये दूसरा। जितने भी केसेस हैं हम यही दो पार्ट निकालने वाले हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो केस नंबर 2, बेसिक सेम है कि 541 मेंटेन्ड है एबीसी के बीच में, ये पुराना उनका रिलेशन था प्रॉफिट को लेके, और आज एक नया एग्रीमेंट बनाया इन्होंने, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, जिसमें ये डिसाइड हुआ कि सी एक्वायर करेगा 1/5 शेयर। सी एक्वायर करेगा 1/5 शेयर किससे? इक्वली फ्रॉम एंड बी। 1/5 एक्वायर करना है सी को ए और बी से इक्वली। इसे कैसे हैंडल करेंगे? मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वो ही काम कराओ करो। उसने ए और बी कितना लूज करेंगे ऐसा नहीं बोला, उसने ये बोला सी गेन करेगा 1/5, और ये 1/5 किन से गेन करेगा? ए और बी से। कैसे? इक्वली, मतलब 1/5 का आधा ए देगा, आधा बी देगा। आधे का मतलब समझ लो, 1/5 का आधा, ये हो गया 1/2, और ये भी देगा 1/5 का आधा, 1/2। ये दोनों सेक्रीफाइस करेंगे, तो जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उस पर मैंने नेगेटिव लगा दिया, और जो गेन कर रहा है उस पर पॉजिटिव लगा लिया। ठीक है, यहाँ पे स्पेस की जरूरत नहीं है, तो आई कैन इसको एकदम अलाइन कर देता हूं मैं। ठीक है, सो ये हो गया तुम्हारा ओल्ड पीएसआर, हम गिवन था वो लिख लिया, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रिलेशनशिप से समझ में आ गया। तो रिजल्ट में हम क्या निकाल सकते हैं? न्यू पीएसआर। इन तीनों में से कोई भी दो चीजें देके वो एक चीज पूछ लेगा, कभी कभी वो क्या करेगा, ओल्ड पीएसआर और न्यू पीएसआर दे देगा और हम निकाल लेंगे गेनिंग सेक्रीफाइसिंग। इस क्वेश्चन में मैं कैसे कर रहा हूं, ओल्ड पीएसआर बताया उसने, फिर रिलेशन बताया कि कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, उससे हम न्यू पीएसआर निकाल रहे हैं। राइट, अब देखो बेस सेम है या नहीं वो चेक कर लो, मुझे केवल एक ही जगह एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, यहां पे। अब सबके बेस सेम हो गए, यहां भी बेस 10 है, यहां भी बेस 10 है, केवल न्यूमरेटर चेक करो, 5 में से 1 माइनस कर देंगे क्योंकि सेक्रीफाइस हो रहा है, ये बचेगा 4/10। अगेन 4 में से 1 माइनस हो जाएगा,
ये बचेगा 3/10 और 1th ऑलरेडी था और 2 भी मिल गया इसको, तो 3/10। अगेन देखो 10/10 का रिलेशन मेंटेन्ड है, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग बीच में हो गई। अब हम निकाल आंसर लिख देते हैं, न्यू PSR इक्वल्स टू 4:3:3 एंड गेनिंग गेन ऑफ C लिख देते हैं, कितना लिख देते हैं 3/10 और sacrifice of A 1/10 sacrifice of B 1/10। मेरी बात ध्यान से सुनना, कभी तुम्हारी इच्छा हो जाए कि मैं सेक्रीफाइसिंग रेशो लिख दूं यहाँ पे, सर ये 1:1 है, नहीं, ये 1:1 नहीं है, क्योंकि 1:1 का मतलब होता है 1/2 1/2, ये 1/10 1/10 है। गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग को कभी आपस में सीधे रेशो नहीं बन सकता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 1/10 1/10 का रिलेशन आपस में 1:1 नहीं होगा, क्योंकि 1:1 का मतलब होता है 1/2 1/2। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में गलती होती है स्टूडेंट से, जब उन्होंने ये कहा कि सी एक्वायर करेगा 1/5 शेयर, तो सी के कॉलम में मैंने सबसे पहले 1/5 लिखा था, और वो इस 1/5 को दोनों से इक्वली गेन कर रहा है, तो मैंने इस 1/5 से रिलेशन बनाया था। मैंने इस डायरेक्शन से सोचा ही नहीं कि ए और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, नहीं, उस डायरेक्शन से सोचोगे तो गलती कर दोगे। जिस डायरेक्शन से क्वेश्चन बोल रहा है उसी डायरेक्शन से सोचो, दिस इज द की। ठीक है, तो जिन लोगों से इस तरह के रेशो निकालने में गलती हो रही है, मेरी बात पे ध्यान देना। आगे चलते हैं, केस नंबर 3। देखो अगला केस, एज पर न्यू एग्रीमेंट एबीसी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। यहां पे ध्यान देना, पीछे के दोनों केसेस में जो डेटा दिया था वो ये दिया था कि सी इतना एक्वायर कर रहा है, ए बी लूज कर रहे हैं, सी एक्वायर कर रहा है केवल ए से, मतलब वहां पे जो इंफॉर्मेशन थी वो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग को लेके थी, और रिजल्ट में हमने न्यू पीएसआर निकाला था। यहां पे जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है, एज पर न्यू एग्रीमेंट एबीसी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, मतलब यहां न्यू शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन है, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग के बारे में नहीं है। इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए क्वेश्चन पढ़ते समय कि इंफॉर्मेशन कौन सी दी है। तो नीचे मतलब गिवन ही हमें न्यू पीएसआर के बारे में उन्होंने बता दिया है कि इक्वल होंगे। अब इक्वल होंगे तो तुम समझ लो ना, 1/3 1/3 1/3, क्योंकि टोटल तो 1 होता है, ये 3/3 है। आई होप दिस इज क्लियर। 3 लोगों में इक्वल शेयर बांटना है, मतलब 1/3 1/3 1/3, दैट इज 3/3, ये इक्वल बट गया, और ये अभी भी 1 है। मैं इसलिए कह रहा हूं ये टोटल के कॉलम पे ध्यान रखो, मैंने 1 ही बांटा है। अब आता है मजा, देखो ये जो सेक्रीफाइसिंग गेनिंग होता है ये तो आपस का इंटर एडजस्टमेंट होता है, यहाँ पे कुछ भी बचना नहीं है, कभी भी नहीं बचा था। देखो यहाँ ये 1/10 इसने दिया, 1/10 इसने दिया, 2 नेगेटिव, एक 1/10 पॉजिटिव डैश 2/10 पॉजिटिव, एक ने 1/10 दिया, दूसरे ने 1/10 दिया, दोनों का सम हुआ नेगेटिव 2/10 और पॉजिटिव 2/10। सो यहां डैश ही आ जाएगा, क्योंकि वो इंटर एडजस्टमेंट है आपस में दोनों का, राइट। तो यहां कुछ नहीं आना, ये पक्का है। हमें निकालना है गेनिंग ऑब्लिक सेक्रीफाइसिंग, किसने गेन किया किसने सेक्रीफाइस किया। अब यहां पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, जगह की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा जूम कर लेता हूं, लेट्स सी। 5/10 और 1/3, यहां पे गेन सेक्रीफाइस नहीं पता है, ये पुराना है और 1/3 नया है, 5/10 पुराना है 1/3 नया है। बेस सेम कर लो, बेस सेम कैसे होंगे, 3 को ऊपर के बराबर बनाना है तो एक काम करो, इसको देखो 10, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, और यहां का बेस यूज कर लो
उसमें जब भी ये मल्टीपल नहीं होते एक दूसरे के, तो इस तरीके से एडजस्टमेंट कर लेना चाहिए। ये हो गया बेस सेम। अब देखो यहाँ भी 30 हो गया, यहाँ भी 30 हो गया। अब हम आराम से न्यूमरेटर कंपेयर कर सकते हैं जब डिनोमिनेटर हमने सेम कर लिए हैं। पहले कितना था ये, अगर मैं इसे अब बताऊं इस बेस के साथ, तो ये 15/30 था, और अब ये हो गया है 10/30। सो मैं आराम से देख के बता पा रहा हूं कि हमने लूज किया है शेयर। पुराना मेरा 15/30 था, 15 से मैं 10 पे आ गया हूं, डिनोमिनेटर को देखने की जरूरत ही नहीं है, 15 से मैं 10 पे आ गया हूं। ये हो गया 5 का लूज, 5/30। मैंने ओवरऑल कितना लूज कर दिया, 5/30, और मैंने लूज किया इसलिए नेगेटिव साइन। अगला देख लो बी को, 4/10, 1/3। इसमें भी वही कहानी, पहले बेस सेम कर लेता हूं। नीचे वाले का डिनोमिनेटर देख के मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, और यहां ऊपर वाले का डिनोमिनेटर देख के मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। इनके रिजल्ट देखो क्या क्या बनेंगे। डिनोमिनेटर तो 30 ही है दोनों केसेस में, वो हमने जानबूझ के बनाया। ऊपर बचा कितना, 4 × 3 12 हो गया, और ये 10 हो गया। 12 से 10 पे आ गए। इस पर्सन ने भी सेक्रीफाइस किया है, कितने का, 2/30 का। सी की बात कर लेते हैं, बेस सेम करना है, इंटू 10 × 10 इंटू 3 × 3। रिजल्ट देखो क्या बनेंगे, यहाँ बेस सेम हो गया है 30, यहाँ भी 30, ये 3/30, और ये इंटू 10 है, हाँ, तो 10/30 हो गया। ओवरऑल इसने कितना गेन किया है, 3 से 10 हो गया है, मतलब हाँ यहाँ पे गेन हुआ है 7/30। तो देखो इन दोनों ने मिलके 7/30 सेक्रीफाइस किया, इसने अकेले 7/30 गेन किया, जो उन दोनों ने मिलके सेक्रीफाइस किया। इसलिए नेट टोटल कितना आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, निल। तो इस टोटल कॉलम से तुम्हें हमेशा कॉन्फिडेंस मिलेगा, और शुरुआत में कॉन्फिडेंस चाहिए कि हम सही कर रहे हैं, राइट। इसके आंसर तो अब दिख ही रहे हैं तुम्हें, ठीक है। लिख देते हैं एक और बार, न्यू पीएसआर तो सीधे दे ही दिया था उसने, तो न्यू पीएसआर हो जाएगा 1:1:1, इक्वल शेयर बांटना है फ्यूचर में उन्हें। दूसरा, किसने सेक्रीफाइस किया है, सेक्रीफाइस ऑफ ए, sacrifice of B and gain of C। sacrifice of A कितना है, 5/30। sacrifice of B कितना है, 2/30, और gain of C कितना है, 7/30। ये शेयर निकाल लिया हमने, और इसका मल्टीपल यूज होने वाला है इस चैप्टर में। तो हमें ये चीज आनी चाहिए कि हम ओल्ड पीएसआर और न्यू पीएसआर दिया है तो हम गेन सेक्रीफाइस निकाल लें, अगर ओल्ड पीएसआर दिया और गेन सेक्रीफाइस दिया है तो हम न्यू शेयर निकाल लें। दोनों, तीनों में से कोई दो चीज मिलेगी, और एक हम बैलेंसिंग में कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। एक केस और देखते हैं बस। देखो केस 4, लैंग्वेज पे ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, और इसका केस 2 से कंपैरिजन करोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, मैं खुद करवा दूंगा अभी। एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/10 शेयर ऑफ ए। अब हम नया एग्रीमेंट ये बना रहे हैं कि सी जो है 1/10 शेयर ऑफ ए लेगा, ए का 1/10 शेयर लेगा। सी को टोटल कितना मिलेगा ये नहीं बता रहा है वो ये बोल रहा है ए का जितना हिस्सा है ए के पास, उसके हिस्से में से 1/10 ले लेगा। बी के पास जितना है उसका बी का वो हाफ ले लेगा। तो सी की बात नहीं की है उसने, राइट। तो गेन सेक्रीफाइस पे ध्यान दो। ए के पास कितना है, 5/10, 5/10 का 1/10, जितना ए का शेयर है, ये ए का शेयर है, इसका 1/10, ये बी का शेयर है, बी का 1/2 सी ले लेगा। ये पर्सन ये सेक्रीफाइस करेगा, ये पर्सन ये सेक्रीफाइस करेगा। इसको कॉन्ट्राडिक्ट करो जरा। ये एक ऊपर जो हमने केस पढ़ा था, 1 था 2 था, कौन सा था, एक सेकेंड, इससे सी ने एक्वायर किया 1/5 शेयर फ्रॉम ए, केस 1 से ए से 1/5 लिया है ना, और नीचे भी कैसे लिखा था यहाँ पे, सेकंड केस में भी 1/5 शेयर लिया इक्वली ए और बी से। मैं कह रहा था केस 2 को कंपेयर करना इससे।
यहां पे मैंने रिलेशन यहां से शुरू किया था, सी ने 1/5 लिया है, दोनों से आधा आधा, तो मेरी पूरी बात किस पे थी कि सी को 1/5 मिला है। ए ने कितना दिया है, बी ने कितना दिया है, वहां से नहीं सोचा, सी को 1/5 मिला है यहां से सोचा। और यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, लैंग्वेज पढ़ो, ए कितना सेक्रीफाइस करेगा वो बता रहे हैं, बी कितना सेक्रीफाइस करेगा वो बता रहे हैं, ये नहीं बता रहे सी को कितना मिलेगा, वो तुम देख लो। जब इसने इतना सेक्रीफाइस कर दिया, इसने इतना सेक्रीफाइस किया, जितना इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया उतना ही तो सी को मिलेगा, राइट। मेरा टारगेट हमेशा होता है बेस सेम कर लो। बेस सेम कैसे होगा, लेट्स सी। ये 5/10 और 1/10 है ना, अगर मैं इसे कैंसिल आउट कर दूं तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। अभी देखो डिनोमिनेटर में 20/20 बेस सेम है, अब तुम आराम से कैलकुलेट कर पाओगे क्योंकि मुझे इन दोनों का कैलकुलेशन करना था, राइट। इन दोनों ने इतना इतना सेक्रीफाइस किया, जितना ए और बी सेक्रीफाइस करेंगे उतना ही तो सी गेन करेगा। मैंने बेस सेम कर लिया, ये स्मार्टनेस सही करना है तुम्हें। तो 1 और 4 दोनों मिला के ये अल्टीमेटली कितना दिख रहा है ना, जब 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो ये अल्टीमेटली कितना बना है, 1/20 ये सेक्रीफाइस हो रहा है यहाँ। और ये कितना सेक्रीफाइस हो रहा है, 4/20 सेक्रीफाइस हो रहा है। 1 और 4 5/20, 5/20 ये गेन कर रहा है। यहाँ पॉजिटिव साइन लिखा रहने दिया मैंने, नेगेटिव नहीं किया इसको। आगे चलते हैं, 5/10। अब मुझे न्यू PSR निकाल सकता हूँ मैं, गेन सेक्रीफाइस, एंड लेट्स सी। यहाँ पे देखो जितना इन्होंने सेक्रीफाइस किया उतना ही सी ने गेन किया है, यहाँ डैश लग गया है। अब नीचे न्यू PSR भी 1 का रिलेशन बनाएगा, तो मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ न्यू PSR। और न्यू PSR कैसे निकलेंगे, ए, अब यहाँ बेस फिर से डिफरेंस है तो मैं बेस सेम कर देता हूँ। बेस सेम करने के लिए इंटू टू करूंगा तो ये 20 से 20 बेस सेम हो गया, और ये हो जाएगा 10/20। अब इसे देखो 10/20, तो 10 और 1 इन दोनों के रिलेशन से मुझे पता चल गया 1 सेक्रीफाइस करा है तो आपका बचा है 9/20। अगेन बेस सेम कर रहा हूं, ये रिलेशन बन गया है 8/20। तो अब इस 8 और इस 4 को देखो, 8 में से 4 सेक्रीफाइस हुआ, बचा कितना है 4/20। लास्ट इनके भी बेस सेम करने पड़ेंगे, तो ये रिलेशन बना देगा फाइनली 2/20, और ये 5/20। यहाँ माइनस नहीं हो रहा है, 2 और 5 दोनों ऐड होके बना देंगे 7/20। तो ये देखो 9 4 7 तीनों का सम करो 20 होता है, ये बन गया 20/20। और यहाँ पे भी अभी भी रिलेशन कितना है 1। तो ये जो कॉलम है ना, ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस कॉलम है शुरुआत में। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी फिर तुम्हें उस कॉलम को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन शुरुआत में बनाओ, ठीक है। ये आंसर हो गए हमारे न्यू PSR 9:4:7। और किसने सेक्रीफाइस किया है, ए और बी ने। एज सेक्रीफाइस, बीज सेक्रीफाइस। ए का कितना शेयर सेक्रीफाइस हो रहा है 1/20, 1/20। और इसका कितना हो रहा है 4/20। क्या हम इसे 1:4 लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये 1/5 4/5 होता है, ये नहीं सेक्रीफाइस हो रहा है 1/20 4/20 पूरा शेयर सेक्रीफाइस हो रहा है ये। और गेन हो रहा है सी का, जितना इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया 5/20। सो दैट्स इट, ये केस नंबर 4 था। प्लीज ध्यान देना, जब उन्होंने ये कहा ए ने, आपने ए से, ए के शेयर का 1/10 लिया है, 1/10 शेयर ऑफ ए, तो ए का जो शेयर है उसका 1/10 लिया है, तो हमने फोकस ए के शेयर पे किया था, 5/10 का 1/10 किया था। और जब ऊपर क्वेश्चन में उन्होंने ये कहा था कि सी को जो मिल रहा है, केस 2 में सी को मिल रहा है कितना 1/5, तो मेरा फोकस सी को 1/5 मिलने पे था, और 1/5 का मैंने 1/2 और 1/2 किया था। इस डिफरेंस को समझ लो, ये चीजें ही कंफ्यूजन करती है, बाकी सब केसेस तो आसान होते हैं, ठीक है।
तो अगर हमें ओल्ड पीएसआर और सेक्रीफाइसिंग दिया जाए तो हम न्यू निकाल सकते हैं। इन तीनों टर्म्स में से कोई भी दो टर्म देंगे तो हम तीसरी टर्म निकाल सकते हैं। गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो आर वेरी इंपॉर्टेंट इन रिकॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि अकाउंटिंग रिकॉन्स्टिट्यूशन एक इवेंट है जिसे हमें अकाउंट करना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है, और जब भी हम इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं तो चेंज इन पीएसआर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जितने टॉपिक्स मैं बताऊंगा उसके अंदर ये बात आने वाली है। तो पीएसआर का कैलकुलेशन कैसा होता है ये भी हमने पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं गुडविल एडजस्टमेंट के साथ।